जीसी क्लासेज में एनवायरमेंटल साइंस से तैयारी करने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो देखिए, अब तक की हमारी जो पहले जो भी जितनी क्लासेज हुई है उन सब के अंदर हमने जितने भी एनवायरमेंटल साइंस की यूनिट 10 के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रखे थे, हर एक यूनिट में से उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक की खास बात यह है कि मोस्ट ऑफ टॉपिक कुछ इस तरह की भी थे जिनमें से एमसीक्यू जब डिज़ाइन होता है तो उनमें से कन्फ्यूजन होता है, या कुछ टॉपिक उसमें ऐसे भी थे जिनमें क्या था, स्टूडेंट को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है। अब आज की क्लास के अंदर हमारे एनवायरमेंटल साइंस के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इकोसिस्टम, जैसा कि एसीएफ के सिलेबस में यूनिट 3 में दे रखा है। तो इकोसिस्टम का टॉपिक अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ सभी बुक्स के अंदर इसके रिगार्डिंग सभी तरह की इंफॉर्मेशंस दे रखी है। यूट्यूब पे भी बाकी के सभी चैनल्स के अंदर जैसे इकोसिस्टम के संदर्भ में कुछ ना कुछ टॉपिक्स वगैरह पढ़ाए गए हैं। तो देखिए, इकोसिस्टम से रिलेटेड अगर हम एसीएफ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एसीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो हमारे को अगर इकोसिस्टम से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो पहली बात तो हमने पहले कह दिया था कि हमारी जो यूनिट 1 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, ये सारी जितनी भी यूनिट है आपस में कोरिलेट यूनिट है। ठीक है, तो अगर बाकी यूनिट 1 है, यूनिट 4 है, इन सब में से अगर क्वेश्चंस को सही करना है तो जाहिर सी बात है आपको यूनिट 3 का सही तरह से इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो इसी एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो इस यूनिट की बहुत अपनी बड़ी एक इम्पोर्टेंस है और बहुत बड़ा मेजर पोर्शन हो सकता है जहां से क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। तो इकोसिस्टम से रिलेटेड वही अगर हमको शुरुआत करनी है तो हमेशा की तरह हमको हमेशा शुरुआत कहां से करनी है, एक ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट से। यहीं से शुरुआत करते हैं। इसी शुरुआत में हमको पता चला था कि इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ और एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंटरेक्शंस था, इस इंटरेक्शन के रिजल्ट से क्या होता है, एक सिस्टम प्रोड्यूस होता है, एक सिस्टम प्रोड्यूस्ड होता है और इस प्रोड्यूस सिस्टम को ही एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है इकोसिस्टम। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि जब ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ जब इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन की जब स्टडी करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं इकोलॉजी, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। और इस इंटरेक्शन की वजह से एक जो सिस्टम प्रोड्यूस होकर आता है एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में, उस सिस्टम को हम क्या नाम दे देते हैं, इकोसिस्टम। और जो ये इस सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, उस सिस्टम के लिए इकोसिस्टम। यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, एनवायरनमेंट है और इसका इंटरेक्शन है, और इस इंटरेक्शन को हमको कहाँ पर देखने मिलेगा, उस पर्टिकुलर एक सिस्टम के अंदर। ठीक है, इस तरह के जो इकोसिस्टम होते हैं ये एक अपनी जो जमीनी जो सतह है, भूमि है, वो भी एक इकोसिस्टम के रूप में हो सकता है, जिसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कह सकते हैं हम। पानी, समुद्र, तालाब या नदियों के अंदर जहां भी हमको ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन देखने को मिलता है वहां पर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम बोल देते हैं। नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना हमको समझ लेना है कि जो ये आपका इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के अंदर जब ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट दोनों की बात कर रहे हैं अपन, तो ऐसा इकोसिस्टम हमेशा इकोसिस्टम क्या चाहता है, इसमें ऑर्गेनिज्म भी जिंदा रहे और इसमें जो मौजूद एनवायरनमेंट है वो भी हमेशा मेंटेन रहे। ऑर्गेनिज्म भी अपना काम करता रहे और एनवायरनमेंट भी अपना काम करता रहे। तो हमेशा जो भी इकोसिस्टम होता है वो कैसा होता है, डायनेमिक होता है। ध्यान रखने की बात है, आप कभी भी ये मत बोल देना कि इकोसिस्टम स्टैटिक होता है। स्टैटिक नहीं होता, हमेशा किस तरह की नेचर का होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। हमेशा इकोसिस्टम क्या करता रहता है, कोई ना कोई फंक्शन को परफॉर्म करता रहता है। ये लो जी, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम किस तरह का एक्शन होता है, इकोसिस्टम का डायनेमिक और फंक्शनल सिस्टम होता है। और इकोसिस्टम में हमेशा जो भी मौजूद जीव या जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में बैलेंस करने का काम करते हैं।
हमेशा इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ, एक इकोसिस्टम क्या रहता है, हमेशा एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यहाँ पर हुआ कि न तो इकोसिस्टम एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है और न ही इकोसिस्टम एकदम से बुरा हो जाता है, यानी कि न तो इसमें कोई बढ़त है ना इसमें कोई घटत है। कहने का मतलब हमेशा इकोसिस्टम इस डायनेमिक फंक्शनल सिस्टम की वजह से ये हमेशा अपने आप को क्या करना पड़ता है, रिमेनिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमेशा एक इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी अपने आप को एक साम्य अवस्था में रखने की कोशिश करता है। अगर ये साम्य अवस्था बिगड़ जाएगी तो ना तो आपका जीव जिंदा रह सकता है और ना ही आपका एनवायरनमेंट वहां पे मौजूद रह सकता है। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन का हमेशा मेंटेन करना जरूरी है। तो जिस तरह से जंगलों के अंदर शिकार किया जा रहा है या पेड़ों की कटाई हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं, हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर। तो हमेशा इकोसिस्टम यही कोशिश में रहता है कि हमेशा एक इक्विलिब्रियम पोजीशन बनी रहे, कोई किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। अगर ये अपना इकोसिस्टम में सब लोग अपना अपना काम करते रहें तो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हमेशा मेंटेन रहेगी। और इस तरह का इकोसिस्टम का जो फंक्शन होता है, इस तरह की जो आदत होती है, इसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। एनवायरमेंटल साइंस के एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार इस वर्ड का काम में लिया जाता है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब खुद को मेंटेन करने की एक क्या होती है, अवस्था होती है, ठीक है। यानी होम्योस्टेसिस हमेशा किस लिए होता है, किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो हम आपको आगे प्रैक्टिस में बता देंगे कि किस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चंस होता है। और जब आपको क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आता है और ऑप्शंस पे एमसीक्यू में अगर होम्योस्टेसिस दे रखा है तो उन क्वेश्चनों में आप किस तरह से बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए भी होम्योस्टेसिस वर्ड को आप टिक कर सकते हो। तो इसके लिए हम 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आगे करवाएंगे। तो यहां तक क्या क्या बातें निकल के आ चुकी हमारे सामने। एक बात तो निकल के है कि कोई भी इकोसिस्टम कैसा होता है, डायनेमिक फंक्शनल सिस्टम होता है, हमेशा एक क्या करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में मेंटेन करता है और इसी को हम क्या कह देते हैं, उसका होम्योस्टेसिस कह देते हैं। सही बात है। अगर अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और देखना चाहें कि इकोसिस्टम में और थोड़ा सा इसको महसूस करना चाहें कि इकोसिस्टम कैसा हो सकता है आपका, क्या ऐसा इकोसिस्टम अपने आप में सेल्फ रेगुलेटरी है ये? जी बिल्कुल सही बात है। ऐसा इकोसिस्टम अपने आप में क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी है, यानी खुद का कंट्रोल ये खुद कर सकता है, इसको बाहर से कहीं से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ रेगुलेटिंग है और अपने आप को सेल्फ मेंटेन कर सकता है, ठीक है। सेल्फ मेंटेनेंस कर सकता है अपने आप को और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है, इसमें सततता है, ठीक है, कि अगर कुछ इसमें नुकसान होगा तो उसको थोड़ा सा ये ठीक करने की भी यानी रिपेयरिंग करने का भी ये काम कर सकता है। इकोसिस्टम में कुछ डैमेज होता है तो उसको वो रिपेयर भी कर सकता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यू पर्पस से जो बहुत बार पूछ भी लिया जाता है कि इकोसिस्टम जितने भी होते हैं, ये अपना जो अर्थ है, अर्थ के अगर ऊपर देखा जाए तो इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे इकोसिस्टम है और अर्थ अपने आप में क्या एक बायोस्फीयर है, ठीक है। अर्थ क्या अपने आप में एक बायोस्फीयर है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इकोसिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप के होते हैं या क्लोज टाइप के होते हैं। तो ध्यान रखने की बात है, इकोसिस्टम किस टाइप के होते हैं, मोस्टली इकोसिस्टम ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का मतलब कोई चीज इसके अंदर आ भी सकती है और उसके अंदर से बाहर जा भी सकती है, यानी कि ध्यान रखना ओपन टाइप का। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात अपने को कंटेंट पता होना जरूरी है। तो चौथी जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आई वो कौन सी निकल के आई, यहाँ पर इकोसिस्टम कैसे होते हैं, ओपन टाइप के होते हैं। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की बात करें कि रियल मायने के अंदर इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है कैसा अपने आप के अंदर, जिसमें हमने बोल तो दिया कि इकोसिस्टम क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने आप को मेंटेन कर रहा है। तो इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट क्या मौजूद हैं, तो हमने पहले भी इस बारे में डिस्कशन किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की जब बात करते हैं तो इसमें 2 कंपोनेंट आते हैं, एक तो बायोटिक और एक आता है एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। एबायोटिक के अंदर सॉइल हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, रेन हो सकती है, बारिश हो सकती है, ये सब फैक्टर होते हैं जो कैसे कंपोनेंट होते हैं, अजैविक या
एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। दूसरी तरफ ये कैसा कंपोनेंट है आपका, जैविक। ठीक है, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बातें हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर इन एबायोटिक कंपोनेंट की पूछा गया है, इनके बारे में क्लाइमेटिक फैक्टर के नाम से। और अब जो हम पढ़ने जाएंगे कि ये रियल मायने में जो इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, कि इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में क्या क्या मौजूद है, तो उसमें से जो जैविक घटक है, जैविक घटकों के अंदर क्या हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, इनको यूटिलाइज करने वाले एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन मैन हो सकता है, बर्ड्स हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं। ठीक है, सी एनिमल, समुद्री जीव हो सकते हैं। तो ये जितने भी जो हमारे आसपास में जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट है। इवन यहाँ तक जो बैक्टीरिया, फंगस होते हैं, ये भी सारे क्या होते हैं, आपके बायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी के अंदर इनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो हम एक एक इनको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और यहां से देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान रखने की बात बता देते हैं, यहां से बायोटिक कंपोनेंट के अंदर टर्म की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको एक टर्म आती है और दूसरी नहीं आती है तो भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में दिक्कत आना तय है। तो हमको क्या करना है कि जो भी यहाँ पर टर्म आएगी उन सभी टर्म को हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना जरूरी है। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर ही जो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, एक तो बात करते हैं किसकी, प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर का मतलब सीधा सीधा होता है मतलब उत्पादक। ठीक है, प्रोड्यूसर का मतलब सीधा सीधा किससे है, उत्पादक से। यानी कि इसके अंदर क्या आते हैं, आपके पेड़ पौधे आते हैं जो क्या करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं, यानी कि भोजन बनाने का काम करते हैं। तो प्रोड्यूसर हो गए, उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु किस पे डिपेंड होते हैं, सीधे पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो सीधा पेड़ पौधों को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के अंदर ये क्या आ गए, आपके उत्पादक आ गए। ऐसे जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, अगर इन प्रोड्यूसर या उत्पादक की जब हम बात करते हैं, प्रोड्यूसर या उत्पादक की बात करते हैं, तो प्रोड्यूसर या उत्पादक नेचर में कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। प्रोड्यूसर या उत्पादक नेचर में कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब स्वयंपोषी, यानी कि ऐसे जीव जो सनलाइट को, ऐसे पेड़ पौधे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं, और सनलाइट को यूटिलाइज क्या करते हैं, भोजन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो इनकी आदतन ये क्या होते हैं, ये इकोसिस्टम में क्या करते हैं, एनर्जी को एंटर करवाने का काम करते हैं। ध्यान रखने की बात है, वापस से सुनना, प्रोड्यूसर या उत्पादक क्या होते हैं, किसी भी इकोसिस्टम के अंतर्गत एनर्जी को एंटर कराने का काम करते हैं। एनर्जी का हमारी अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा सोर्स कौन सा होता है, एग्जाम का एमसीक्यू क्वेश्चन है कि ग्लोबली अर्थ पर सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स क्या होता है, तो वो क्या है, अपना सन। तो सन से आने वाली जो सनलाइट्स होती है उन्हीं को यूटिलाइज करके ये ग्रीन प्लांट्स क्या कर देते हैं, यहां पर उस एनर्जी को एंटर करवा देते हैं, और उस लाइट एनर्जी यानी उस सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जितने भी ये प्लांट है, ग्रीन प्लांट्स हुए, और दूसरी तरफ समुद्र के अंदर या पानी के अंदर जो पाए जाने वाले जो छोटे होते हैं पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन, इनको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जिनको हम बोलते हैं पादप प्लवक। तो ऐसे पादप प्लवक ये सब क्या करते हैं, जो भी सोलर एनर्जी है, जो भी सोलर एनर्जी है, जो सूर्य से निकलने वाली किरणें एनर्जी है, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी के अंदर। सही बात है। तो हम बहुत सारे पेड़ पौधे से जो भी विटामिन हुए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, बहुत सारी चीजें हैं जो हम पौधों से यूटिलाइज करते हैं। तो रियल मायने में देखा जाए तो यहाँ पर यही तो हो रहा है कि सोलर एनर्जी कहाँ से ली, सन से ली। इकोसिस्टम में एनर्जी को एंटर कहां से करवाया, प्रोड्यूसर ने एंटर करवाया सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके, और किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपके प्लांट और जो फाइटोप्लैंक्टन है, अगर बात करें समुद्री या वाटर के अंदर, पानी के अंदर बात करें, तो पादप प्लवक जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट के अंदर यही होता है, ग्रीन प्लांट।
तो ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी को अंदर एंटर करवाने का काम कर देते हैं। सही बात है। तो यहाँ पर ऐसे पेड़ पौधों को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इसकी आदत की वजह से, इन प्रोड्यूसर उत्पादकों की इस तरह की नेचर की वजह से, ऐसे ऑटोट्रॉफ्स की इस नेचर की वजह से इनका एक दूसरा नाम और दिया जा सकता है जिसको हम बोल सकते हैं ट्रांसड्यूसर। इस उत्पादक की कैटेगरी में क्या आ सकते हैं भाई, सॉरी, इस उत्पादक की कैटेगरी में ऐसे ऑटोट्रॉफ्स क्या हो सकते हैं, ट्रांसड्यूसर। सही बात है। ट्रांसड्यूसर यही तो काम कर रहा है कि एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, इसीलिए इनको क्या बोल दिया, कन्वर्टर। ये लो, कन्वर्ट करने का काम किया, ट्रांसड्यूसर चेंज करने का काम किया। तो ध्यान रखना, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, आपका जो प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉफ है, वही आपका क्या है, आपका ट्रांसड्यूसर है। सही बात है। तो यहां तक हमने किसकी बात करी, वही प्रोड्यूसर की बात करी। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं इसी के अंदर कंज्यूमर, दूसरी तरफ हम किसकी बात करते हैं, कंज्यूमर की बात करते हैं। कंज्यूमर का मतलब अब की बार क्या हो गया, आपका उपभोक्ता। कंज्यूमर कौन हो गया, आपका उपभोक्ता हो गया। और ऐसे जो भी उपभोक्ता होते हैं, जनरली ये उपभोक्ता क्या करते हैं आपके, ऐसे उपभोक्ता यानी ऐसे कंज्यूमर आपके हमेशा क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। किसको यूटिलाइज करते हैं, पेड़ पौधों को यूटिलाइज करते हैं। ये कंज्यूमर क्या कर सकता है, पेड़ पौधों को यूटिलाइज कर सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, यहां पर कंज्यूमर हो गए, जो क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, उपभोक्ता वो होते हैं जिनकी आदत में कैसे होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स, परपोषी, मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सके, हेटेरोट्रॉफ्स, और हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने वाले, परपोषी। सही बात है। यानी कंज्यूमर आपके हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, परपोषी होते हैं, जो हमेशा क्या करते हैं, आपके दूसरों के ऊपर हमेशा ये डिपेंड रहते हैं। स्वयं का भोजन ये स्वयं बना नहीं सकते, तो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। आदत में कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, परपोषी होते हैं। और ऐसे जितने भी जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपके डायरेक्टली भी डिपेंड कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी डिपेंड कर सकते हैं। डायरेक्टली का तो मतलब सीधे सीधे किस पे डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ऐसे क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है सागभोजी। ठीक है, सागभोजी का मतलब ये सब्जियां फल खाने वाले, भाई हर्बीवोरस यानी सब सब्जियां फल खाने वाले। और किस पे डिपेंड हो गए, सीधे पेड़ पौधों के ऊपर ये डिपेंड हो गए। ठीक है। कुछ एक ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली होते हैं। इनडायरेक्टली डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इनडायरेक्टली का मतलब अब की बार ये नेचर में कैसे होते हैं, कार्निवोरस, यानी कि ये क्या करेंगे, आपके पेड़ पौधों को तो यूटिलाइज नहीं करेंगे ये, लेकिन ये कार्निवोरस हमेशा क्या करेंगे, इन जो जीव है हर्बीवोरस है, इनको क्या करेंगे, उनको क्या कर देते हैं, खत्म करके या मार के अपने भोजन को निर्माण कर लेते हैं। इनको मार के, हर्बीवोरस को मार के खाने वाले कौन हो गए, आपके कार्निवोरस हो गए। सही बात है। तो अब थोड़ा सा हमको इसको थोड़ा सा अलग तरह से क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं कि हेटेरोट्रॉफ्स क्या हो सकते हैं आपके। अगर हेटेरोट्रॉफ्स को हम थोड़ा सा क्लासीफाई करें तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो आपका कंज्यूमर है, यानी कि जो आपका क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स है, इसमें कैटेगरी बनाई जा सकती है प्राइमरी कंज्यूमर। अगर प्राइमरी कंज्यूमर की अगर हम बात करें, प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो ये क्या कहलाता है, हमेशा आपका प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया, आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। यानी कि ये हमेशा क्या करेगा आपका, कि जो भी पेड़ पौधे हैं आपके, जो भी आपके पेड़ पौधे हैं, जैसा आपने यहाँ पर क्या बोला, प्लांट बोला, ऐसे फाइटोप्लैंक्टन बोले, इन सबको क्या करते हैं, ये यूटिलाइज करते हैं, इनको क्या करते हैं, हमेशा खाने का काम करता है। प्राइमरी प्राथमिक उपभोक्ता डायरेक्ट डिपेंड, ये डिपेंड किसके ऊपर होते हैं, डिपेंड ऑन प्लांट एंड फाइटोप्लैंक्टन, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनको खाने का काम करते हैं और इनको यूटिलाइज करते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल कौन है, यहाँ पर जू प्लैंक्टन, यानी जंतु प्लवक। कहने का मतलब क्या हुआ
कि पादप प्लवक तो क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ये आपके क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। इन प्रोड्यूसर को खाने का काम किस ने किया, पादप प्लवक को खाने का काम कौन करते हैं, जंतु प्लवक कहलाते हैं। तो पादप प्लवक को जंतु प्लवक खा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, पूछे हुए हैं वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है। वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, आपके जू प्लैंकटन होते हैं यानी जंतु प्लवक। भोजन बनाने का काम कौन करते हैं वाटर इकोसिस्टम में, फाइटो प्लैंकटन करते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन से अगर हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो तो इस तरह के क्वेश्चनों का जवाब दिया जा सकता है। अगेन जब दूसरी तरफ बात करते हैं हम सेकेंडरी कंज्यूमर, अगर हम जो अगले क्वेश्चंस की बात करें जैसा कि हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या इनके नाम बदले जा सकते हैं, क्या इनके नाम बदले जा सकते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वगैरह क्या होते हैं आपके कि अब की बार जैसे आपने क्या बोला, प्राइमरी कंज्यूमर बोला, जिसमें जंतु प्लवक तो कहां पर बनाते हैं, वाटर इकोसिस्टम यानी कि जलीय इकोसिस्टम के अंदर भोजन, जलीय इकोसिस्टम के अंदर फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। इसी तरह से आपके जो पेड़ पौधों को जो खाने वाले जीव जंतु होते हैं, हर्बीवोरस शाक भोजी, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ये दोनों जीव डायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इन जीवों के ऊपर। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी आपका हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर है। तो ऐसे हर्बीवोरस को यूटिलाइज करने का काम कौन करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, जिनको हम बोलते हैं द्वितीय उत्पादक। यही बोलेंगे हम, द्वितीय उत्पादक, यानी कि अब की बार ऐसे जंतुओं को, ऐसे शाकभोजी जो जंतु हैं इनको खाने का काम, ऐसे शाकभोजी जंतुओं को खाने का काम करेगा। यानी कि यहां पर क्या होगी, किल, यहां पर क्या होगा, किल किया जाएगा और खा लिया जाएगा। किल एंड ईट, दो ही बातें होगी, किल एंड ईट, यानी कि मार के खाना, क्या बोलोगे, मार के खाना। या फिर यहां पर क्या होता है कि कोई भी डेड एनिमल है, मान लीजिए कोई डेड एनिमल है, सही बात है, डेड एनिमल है, उसको ही डायरेक्ट क्या कर लिया जाए भाई, खा लिया जाए। डेड एनिमल को डायरेक्ट क्या कर लिया जाए भाई, खा लिया जाए, ईट कर लिया जाए। तो ध्यान रखना, किल करके एनिमल को मार के खाना और डेड एनिमल को खाना। तो वर्ड बनेंगे, यहां से ध्यान रखना, वर्ड बनेंगे। तो जैसे दिमाग में अगर आप पिक्चर बनाते जाओ तो अपने आप वर्ड्स भी आपको मिलते जाएंगे। अगर बात करें कि ऐसे सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो क्या कर रहे हैं, या तो जीव को मार के खा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मरे हुए जीव जंतु को खा रहे हैं। दो बातें हो सकती हैं यहाँ पर। तो ऐसे जो भी ये आपके जिनको मार के आप, ये क्या कहलाएंगे, आपके प्राइमरी कार्निवोरस। क्या कहला सकते हैं, ये प्राइमरी कार्निवोरस। ये लो, ठीक है। मृत जीवों को क्या करना है, दूसरे जीवों को मारकर खाने वाले एनिमल। ठीक है, तो ये तो थे आपके शाकभोजी थे, और ये क्या थे, आपके प्राइमरी कार्निवोरस थे। सही बात है। और है क्या चीज है भाई, द्वितीय उत्पादक ही तो है, सेकेंडरी कंज्यूमर ही है। लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर भी कौन सी कैटेगरी में डाल दिया इसको, प्राइमरी कार्निवोरस में कहलाया। यानी कि जैसे कैट, डॉग, ये सब क्या होते हैं, ये कैसे जीव होते हैं आपके, कैट एंड डॉग कैसे जीव होते हैं आपके, प्राइमरी कार्निवोरस जैसे जीव होते हैं, जो क्या करते हैं। इसके अलावा स्नैक, इसमें स्नैक को इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। ठीक है, परभक्षी कैसे होते हैं, ये आपके परभक्षी होते हैं, प्रीडेटर्स जैसे होते हैं, परभक्षी प्रीडेटर्स। हम पहले कह चुके हैं कि एनवायरमेंटल साइंस में टर्म का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो परभक्षी क्यों बोला, इनको दूसरे जीव को मार के खाने का काम किया, तो ये क्या कहला रहे हैं, आपके परभक्षी या प्रीडेटर्स कहलाते हैं। सही बात है। और ऐसे जीव जो अब की बार क्या बोले, मृत जीवों को खाने वाले, मारने का काम नहीं है भाई, यहाँ पे मृत जीवों को खाने वाले सीधे सीधे। ऐसे जीवों को अब की बार डेड एनिमल, इसको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर। क्या कहलाएगा आपका, स्कैवेंजर। जैसे वल्चर, गिद्ध, यही होता है भाई, वल्चर गिद्ध होता है आपका। इसके अलावा फॉक्स, क्रो। ठीक है, ये क्रो भी ध्यान रखना, इसका भी थोड़ा सा। तो ये कहते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। तो
अब देखिए बात को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको पता है कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स, आपके जितने भी ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके किसी दूसरे जीव को मार के खाने वाले होते हैं, किसी दूसरे जीव को मारकर खाने वाले या मरे हुए जीव को खाने वाले। तो कहीं ना कहीं ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर क्या हो गए, ये डिपेंड हो गए। ये सब किसके ऊपर डिपेंड हो गए, कहीं ना कहीं प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड हो गए। सही बात, इस पे डिपेंड हो गए। तो देखा जाए तो प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी, जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है इस पे डिपेंड कौन हो गया, आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो प्राइमरी कंज्यूमर खुद किसके ऊपर डिपेंड थे, इस प्रोड्यूसर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड थे, इस प्रोड्यूसर पे डिपेंड थे। तो अब की बार आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तो भोजन बनाने का काम कर रहे थे, ये तो कहीं ना कहीं भोजन बनाने का काम कर रहे थे। तो ये तो सब किस कैटेगरी के चले गए थे, ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी के थे। लेकिन इनको जब यूटिलाइज करके ये खुद भोजन के रूप में दूसरों के लिए काम आ रहे हैं, जब इनको यूटिलाइज करके सेकेंडरी कंज्यूमर इनको यूटिलाइज कर रहा है तो ये खुद भोजन के रूप में काम आ रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं पर हमको क्या नाम दिया जा सकता है, इनको कहीं ना कहीं पर नाम दिया जा सकता है कि जो भी आपके जीव हैं, जो भी आपके ये जीव हैं, इस तरह के जो जीव जंतु हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। देखो एग्जाम के अंदर क्या होता है, अगर आपकी मनपसंद की अगर टर्मिनोलॉजी दे दी जाती है तब तो आप क्वेश्चन को इजीली समझ जाते हो, और टर्म को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है तो आते हुए क्वेश्चन भी क्या होते हैं, वहां पे गलत हो जाते हैं। तो आपको समझ लेना है कि अगर मान लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर नहीं लिख के आपको क्या बोलते, द्वितीय उत्पादक, तो जितने भी ऐसे हर्बीवोरस है, शाकभोजी जंतु होते हैं जो सिर्फ क्या होते हैं, फल और सब्जियों पे डिपेंड होते हैं, पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं, ऐसे द्वितीय उत्पादक हर्बीवोरस होते हैं जिनको हम लोग भी जानते हैं। तो वो आपके क्या हो सकते हैं, द्वितीय उत्पादक। क्यों द्वितीय उत्पादक, क्योंकि यहां से इनकी एनर्जी थी, इनकी एनर्जी को किसने काम में ले लिया, इन लोगों ने काम में ले लिया, और इनको कौन खा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। सही बात है। तो द्वितीय उत्पादक तो नेचर में कैसे होते हैं, कार्निवोरस या स्कैवेंजर। सही बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके सामने एक टर्म तो हो गई प्राइमरी कंज्यूमर्स की, जिसको आप सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी बोल रहे हो, और एक जो प्रोड्यूसर थे आपके ऑटोट्रॉफ्स थे, और कंज्यूमर को ही आपने क्या कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत। अगर अब थोड़ा सा अपन देखा जाए कि तीसरा क्या हो सकता है, टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर वो जीव जंतु होते हैं जो इन सभी को क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन इनको कोई भी खत्म नहीं कर सकता, इनको कोई भी खत्म नहीं कर सके। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे माने लॉयन, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जंगल के अंदर जैसे कोई शेर हुआ, वो क्या कहलाएगा आपका, इकोलॉजी के हिसाब से वो क्या कहलाएगा आपका, लॉयन। टॉप कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, टॉप कंज्यूमर वो होता है जिसको क्या है कि वो दूसरे जीव जंतुओं को तो मार सकता है, लेकिन इसको कोई भी मार नहीं सकता है। ठीक है, बाकी आप बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपने को, जो लिखा है इकोलॉजी के बुक्स वगैरह के हिसाब से, इस टर्म को अपन को मान के चलना अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैन के रिगार्डिंग एमसीक्यू में बहुत बार पूछा कि मैन कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो टॉप कंज्यूमर की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पिकॉक इसलिए आ गया, यहाँ पर अगर बात करें हम पिकॉक की, ठीक है, अगर हम बात करें पिकॉक की कि जो आपका ये पिकॉक है, ठीक है, पिकॉक है वो आपका, पिकॉक की अगर बात करें तो ये रियल में क्या होता है, पिकॉक किसको मार सकता है भाई, स्नैक को। पिकॉक किसको मार सकता है, स्नैक को मार सकता है। तो इसलिए मान लिया कि पिकॉक कौन सी कैटेगरी में आता है, टॉप कंज्यूमर की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे हमको ध्यान रखना जरूरी है। बहुत बार छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें इनको पूछ लिया जाता है। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा भाई, कंज्यूमर पढ़ा। अभी तक आपने क्या पढ़ा, कंज्यूमर पढ़ा। इस तरह के जो भी ये कंज्यूमर पढ़ रहे हो, जिसमें आपने प्राइमरी कंज्यूमर पढ़ा, सेकेंडरी कंज्यूमर पढ़ा, टॉप कंज्यूमर पढ़ा, इन सब तीनों को मिला के एक टर्म दे सकते हो जिसको आप बोल सकते हो मैक्रो कंज्यूमर्स। इन सबको मिला के क्या बोल सकते हो, मैक्रो कंज्यूमर।
क्योंकि ये जो एक क्लासिफिकेशन है, ये आप क्या पढ़ रहे हो, एक तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो। तो कंज्यूमर को ही, एक कंज्यूमर हमेशा क्या कहलाता है, आपका मैक्रो कंज्यूमर कहलाता है, जिसमें ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर्स आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और शीर्ष उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और ये कौन सा हो गया आपका, शीर्ष उपभोक्ता की कैटेगरी में आ गया। सही बात है। मैक्रो कंज्यूमर्स, तीनों कैसे होते हैं आपके, मैक्रो कंज्यूमर से होते हैं। सही बात है, दिखने में भी दिखते हैं अपने को। अब टर्म है, अगर आप ध्यान रख सकते हो तो रख लीजिए, अदरवाइज नहीं भी ध्यान रखो तो चल जाएगा काम। होलोजोइक, इनको क्या बोल सकते हो आप, होलोजोइक कह सकते हो। इन्हीं को आप क्या बोल सकते हो, फैगोट्रॉप्स। सही बात है। तो भाई कंज्यूमर वो हो गए जो क्या कर सकते हैं, फूड, जो ये आपका क्या करते हैं, कंज्यूमर्स क्या हो गए, ये भोजन को प्राइम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और पचाते हैं। कंज्यूमर यही हो, भोजन को ग्रहण करा और भोजन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, यही होता है कंज्यूमर का। मैक्रो कंज्यूमर का काम ही क्या है, मैक्रो कंज्यूमर का काम क्या है, ये भोजन का इंजेशन होता है और उसके बाद में भोजन का क्या होता है, यहाँ पे डाइजेशन होता है। ये लो साहब, दो बातें होती है इनमें। इधर होता है क्या, उत्पादक में सीधा सोलर एनर्जी ली और अपना भोजन बन गया, काम हो गया यहाँ पे। सही बात है। इसी तरह से जो आप बात करते हैं, जो क्लासिफिकेशन के अंदर जब आपने मैक्रो कंज्यूमर देखा, तो इसी का एक क्लासिफिकेशन और आता है जिसको बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर। क्या हो सकता है भाई आपका माइक्रो कंज्यूमर? अगर माइक्रो कंज्यूमर की बात करें, छोटे छोटे जीव होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस होते हैं, अच्छे से इनके बारे में जानते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी डेड बॉडी होती है, देखा होगा डेड बॉडी ऑफ प्लांट, पौधों की डेड बॉडी भी हो सकती है और एनिमल की डेड बॉडी हो सकती है। उस डेड बॉडी को ये क्या करेंगे, फटाफट क्या करेंगे, यूटिलाइज कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। कौन कर देंगे भाई, बैक्टीरिया और फंगस कर देंगे ऐसा काम। बैक्टीरिया और फंगस ऐसा काम कर देंगे जिसकी वजह से वो डेड बॉडी को अपने क्या करेंगे, डिकम्पोज कर दिया। माइक्रो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। इस काम को क्या बोलते हैं, एक तरह का अपघटन कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो इसको माइक्रो कंज्यूमर्स भी बोल सकते हो आप, डिकम्पोजर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो टर्म है, आपको टर्म का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सेप्रोट्रॉफ्स का बोल सकते हैं, ठीक है, ओस्मोट्रॉफ्स बोल सकते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी है, जितना आप ध्यान रख सके उतना ही अपनों को एग्जाम में बेनिफिट्स है। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, तो भाई ये ध्यान रखने की बात है। बैक्टीरिया और फंगस को किस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, माइक्रो कंज्यूमर की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ध्यान रखने की बात है ये। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। प्लांट पैरासाइट, पौधों के ऊपर रहते हैं, इस बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, परजीवी। कुछ एनिमल पैरासाइट भी होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, और पूछे जाने की भी पॉसिबिलिटी रहती है, तो एनिमल अगर प्लांट पे पैरासाइट है तो ये क्या कहलाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर? तो जाहिर सी बात है, प्लांट पर डिपेंड है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन एनिमल के ऊपर, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, टैपवर्म पाया जाता है, बहुत सारे जीव जंतुओं में टैपवर्म पाए जाते हैं। तो एनिमल पैरासाइट कैसे होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, इनको वहां पर इंक्लूड नहीं कर सकते अपन, थोड़ा सा सेपरेटली अपन इनको ध्यान रखना जरूरी है। इसी तरह से होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से ही है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं कीट भक्षी पौधे। कीट भक्षी पौधे क्या करते हैं भाई, प्रोड्यूसर होते हैं, नहीं होते हैं भाई। जो पौधा है, प्लांट है, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर तो कहलाएगा। लेकिन ये खुद क्या होते हैं, कीटों को क्या करते हैं, कीट भक्षी पौधे।